जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करना आज। कॉस्मोलॉजी हमारी खत्म हो चुकी है। 2-3 क्लासेस में सारी खत्म होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। जियोमॉर्फोलॉजी ये मेजर पोर्शन है जहाँ से मेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लैंड सरफेस, आल्सो ओशियनिक फ्लोर भी इसमें शामिल होगा। जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ लैंड एंड आल्सो द प्रोसेस इन विच दोज फीचर्स आर फॉर्म्ड। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है कि स्टडी ऑफ जो फिजिकल फीचर्स है, कैसे वो बने हैं, कैसे नहीं है, और इसके साथ साथ में वो उनका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, वो जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाता है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, टाइप्स ऑफ रॉक्स, अर्थ मूवमेंट्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, वोल्केनिज्म, जियोमैग्नेटिज्म, अर्थक्वेक, सुनामी, एक्सोजेनिक मूवमेंट्स एंड लैंडफॉर्म्स। ये हमने पढ़ना है। लैंडफॉर्म्स के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि वो लैंडफॉर्म्स कैसे बनी है। जैसे हम रिवर लगा लेंगे, रिवर कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनाती है, वो सारी लैंडफॉर्म्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, पृथ्वी का उत्पत्ति और विकास, ये टॉपिक है। ओरिजिन किसके द्वारा? नेबुलर थ्योरी बाय लाप्लेस, वाइडली एक्सेप्टेड की गई है ये। इसको मान करके हम करेंगे। जैसे इवोल्यूशन, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन कैसे हुआ है? इंटीरियर इंटीरियर 4.8 बिलियन ईयर्स अगो इंटीरियर बना। मोल्टन एंड वोलेटाइल है अर्थ का इंटीरियर जो है। डेंसिटी सेपरेशन हुई, ग्रेजुअल डेंसेशन कंडेंसेशन हुई, डिफरेंट लेयर्स इसमें बनी थी। ठीक है, ये आगे डिस्कस कर रखी है मैंने, बस बता रखा कि मोल्टन एंड वोलेटाइल है इंटीरियर। मैग्मा से बनता है, डेंसिटी सेपरेशन होगी, मतलब डेंस मटेरियल नीचे चले गए और जो लाइटर वंस थे वो ऊपर आ गए। ग्रेजुअल कंडेंसेशन हो गया था और डिफरेंट लेयर्स इसमें बन गई थी। एक्सटीरियर कैसे? प्रीमोर्डियल टाइम में क्या था? प्रीमोर्डियल स्टेज से डीगैसिंग हो गई। डीगैसिंग का मतलब वातावरण में CO2 आ गया, H2O आ गया, नाइट्रोजन आ गई, CH4 आ गया, O2 लेस मात्रा में आया था। ठीक है, ऑक्सीजन। इसके बाद क्या होगा? कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन हो गया तो प्रिसिपिटेशन होगी, फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। ठीक है, कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन डिक्रीज हो गया। ओशियन बन गए थे फिर 4.8 बिलियन ईयर्स अगो। ओशियंस बन गए थे। इसके बाद एटमॉस्फेयर 3000 टू 2500 मिलियन ईयर्स अगो एटमॉस्फेयर बना था। और ब्लू ग्रीन एल्जी अपीयर्ड, स्टार्टेड रिलीजिंग O2 ड्यू टू फोटोसिंथेसिस 2000 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन इरा था। ठीक है, 2000 बिलियन ईयर्स साल पहले ब्लू ग्रीन जो एल्जी थी वो अपीयर हुई थी। इसने क्या करना शुरू कर दिया था? O2 छोड़ना शुरू कर दिया था ब्लू ग्रीन एल्जी ने समुद्र से, और फोटोसिंथेसिस करके इसने O2 क्या होगी? O2 का ब्लूम हो गया फिर एटमॉस्फेयर में। देखो क्या है, द प्लेनेट अर्थ बिफोर 4800 मिलियन ईयर्स अगो was barren, rocky and hot with a very thin atmosphere of hydrogen and helium। जो पृथ्वी थी 4800 मिलियन साल पहले, वो बिल्कुल बंजर थी, पथरीली थी और बहुत ही गर्म थी, जिसका गर्म वातावरण था। और वातावरण में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी मुख्य रूप से। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ती चली गई, इसके कारण द इंटीरियर टेम्परेचर इंक्रीज, जो पृथ्वी का इंटीरियर टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो गया, वो बढ़ गया। एंड ग्रेजुअली द हैवी मटेरियल, और धीरे धीरे जो हैवी मटेरियल थे स्टार्टेड टू सिंक टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जो भारी मटेरियल थे वो पृथ्वी का जो केंद्र है उसकी ओर जाना शुरू कर दिया, उन्होंने डूबना शुरू कर दिया था। एंड द लाइटर वंस, और जो हल्के मटेरियल थे पृथ्वी की सतह में, इंटीरियर पार्ट में, मूव टूवर्ड्स द सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेंसिटी सेपरेशन। डेंसिटी सेपरेशन की प्रक्रिया के दौरान वो क्या हो गए थे? जो हल्के मटेरियल थे वो सरफेस की तरफ आ गए थे, भारी मटेरियल पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने लगे थे। विद द टाइम, समय के साथ साथ, अर्थ कूल्ड फर्दर, पृथ्वी आगे कूल होती चली गई, ठंडी होती चली गई। एंड ग्रेजुअली कंडेंस्ड इनटू ए स्मॉलर साइज, और धीरे धीरे वो छोटे साइज में कंडेंस हो गई। ठीक है, संघनित हो गई। द फर्दर प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, जो आगे पृथक्करण की जो प्रोसेस चली, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर में अलग अलग प्रकार की लेयर बनती चलेगी। मतलब आज हम जो भी पृथ्वी की सतह पर ऊपर देखते हैं, वो जो डेंसिटी सेपरेशन के अकॉर्डिंग वो जो मटेरियल है वो लाइटर है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चले जाएंगे, जो मटेरियल आते जाएंगे वो डेंसर होते चले जाएंगे, डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी उसकी। ठीक है, इज इट क्लियर? द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एटमोस्फियर,
पृथ्वी के जो वातावरण है उसका क्या एटमॉस्फेयर उसको देखो। द रियलिटी, द अर्ली थिन प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, जो प्रारंभिक पतला प्रीमोर्डियल जो एटमॉस्फेयर था, वातावरण था, विद हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के साथ, वाज स्ट्रिप्ड ऑफ ड्यू टू सोलर विंड्स, वो दूर हो गया सोलर विंड्स के द्वारा। ठीक है, सोलर विंड्स आई, थिन एटमॉस्फेयर को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, दूर कर दिया। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ वेरियस गैसेज एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी उस दौरान बहुत से गैसेज और जो वाटर वेपर थे, ठीक है, जलवाष्प जो थे वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से निकले, मतलब पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट से बहुत सी गैसें और जलवाष्प निकली, वातावरण में आ गई थी। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में थ्रू विच गैसेज आउट पावर्ड, जिस प्रोसेस में गैसेज को आउट पावर किया जाता है, बाहर छोड़ा जाता है फ्रॉम द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में, ठीक है, इज नोन एज डीगैसिंग, उसको डीगैसिंग बोला जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट से गैस बाहर निकल करके आ गई, इसको डीगैसिंग बोला गया। द इम्पोर्टेंट गैसेज एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर जो इम्पोर्टेंट गैसेज थी जो छोड़ी गई थी वो कौन कौन सी थी अर्थ एटमॉस्फेयर में, इंक्लूडेड शामिल थी CO2 एंड CH4, अमोनिया, वाटर वेपर एंड H2O, वेरी लिटिल, बहुत कम मात्रा में पानी था उस टाइम पे। द कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन, लगातार जो ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे, रिलीज मोर वाटर वेपर, उनकी वजह से और ज्यादा वाटर वेपर वातावरण में आना शुरू हो गए थे। एज द अर्थ कूल्ड वाटर वेपर्स, जैसे जैसे पृथ्वी कूल होती गई, वाटर वेपर स्टार्टेड कंडेंसिंग, वाटर वेपर जो थे वो कंडेंस होना शुरू हो गए, जल वाष्प संघनन होना शुरू हो गए थे, उनका संघनन होना शुरू हो गया था। एंड कोज्ड प्रेसिपिटेशन, और इससे प्रिसिपिटेशन हो गया, वर्षण हो गया था, बारिश हो गई थी। CO2 इन द एटमोस्फियर डिसोल्ड, एटमोस्फियर में जो CO2 थी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो डिसोल्ड हो गई थी इन द रेन वाटर, रेन वाटर में, एंड इज ब्रोट डाउन, और वो बारिश में घुल करके क्या आ गई थी, नीचे आ गई थी। ठीक है, थ्रो कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन, संघनन की प्रक्रिया के साथ और वर्षण की प्रक्रिया के साथ, द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर फर्दर डिक्रीज, वातावरण में जो तापमान था वो और कम हो गया। दिस लेड टू मोर कंडेंसेशन, और तापमान कम होने से और ज्यादा कंडेंसेशन हो गया, एंड मोर प्रिसिपिटेशन, और कंडेंसेशन ज्यादा होगा, प्रिसिपिटेशन भी ज्यादा हो गया। द रेन वाटर ग्रेजुअली कलेक्टेड इन डिप्रेशंस, जो रेन वाटर था वो धीरे धीरे डिप्रेशंस में इकट्ठा हो गया, इन द डिप्रेशंस ऑन द अर्थ, ठीक है, जो अर्थ पर डिप्रेशंस थे उनमें क्या हो गया, पानी, बारिश का पानी धीरे धीरे इकट्ठा हो गया। फॉर्मिंग ओशियंस विच वाज कंप्लीटेड 4000 बिलियन ईयर्स अगो, इस प्रकार से महासागरों का निर्माण हुआ जो 4000 सालों में क्या हो गया, 4000 मिलियन साल पहले पूरा हो गया था। क्या पढ़ा हमने बताओ? हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में हमने देखा वोलेटाइल है, मोल्टन है, डेंसिटी सेपरेशन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स लेयर्स आ गई। ठीक है, और उसके बाद हमने एक्सटीरियर के बारे में पढ़ा। एक्सटीरियर में क्या हो गया कि जो वाटर वेपर्स चले गए, बहुत कम मात्रा में जो अर्थ थी 4800 मिलियन ईयर्स अगो, अर्थ जो थी रॉकी थी, बैरन थी, हॉट थी, मेनली गैसिंग थी, हाइड्रोजन हीलियम थी, धीरे धीरे टेम्परेचर कूल डाउन होता चला गया। ठीक है, तो जो वाटर वेपर्स हो गए ज्वालामुखी विस्फोट से वो और चले गए वातावरण में, और इससे क्या हो गया कि कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन से बारिश होती चली गई, बारिश होने के साथ साथ ये और ज़्यादा टेम्परेचर कूल हो गया, और ज़्यादा फिर प्रेसिपिटेशन हो गया, धीरे धीरे 4000 बिलियन ईयर्स अगो तक जो थे समुद्र वो बन चुके थे। ठीक है, और अभी देखो क्या है, बिटवीन 3000 टू 4000 मिलियन ईयर्स अगो, 3000 से 4000 मिलियन ईयर्स साल पहले ब्लू ग्रीन एल्जी इमर्ज इन द ओशियंस, ओशियंस में जो ब्लू ग्रीन एल्जी थी, ठीक है, नीली हरित जो शैवाल थी वो ओशियंस में इमर्ज होगी, उसका विकास हो गया था, आ गई थी वो, विच रिलीज ऑक्सीजन, उसने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उसने ऑक्सीजन छोड़ दी वातावरण में। बाय 2000 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल तक, मिलियन साल पहले, द ओशियंस वर सैचुरेटेड, जो ओशियंस थे वो सैचुरेटेड हो गए, ठीक है, उनका चरम बिंदु आ गया।
विद द ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीजन स्टार्टेड टू फ्लड द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो गई थी ओशंस में, और जो ऑक्सीजन थी वो एटमॉस्फेयर में फ्लड होना शुरू की, बहुत भारी मात्रा में आ गई थी। रिजल्टिंग इन द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन थी वो क्या हो गई थी, बढ़ना शुरू हो गई। समझ गए? जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये टाइम स्केल दे रखी है कई बार, मतलब इसका थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है ज्योग्राफी के पीरियड को समझने के लिए, किस टाइम पे क्या हुआ। ठीक है, 4800 मिलियन ईयर्स एगो ओरिजिन हुआ। 8000, ये मोटा मोटा बता रखा है मैंने, इसको पक्का ये मत मान करके चलना कि इसी टाइम है, मोटा मोटा है। ठीक है, कि 4 और 8000 माइनस कर दिया तो 4000 मिलियन ईयर्स तक ओशियंस आ गए थे। ओशियंस में फिर क्या आ गई थी, ब्लू ग्रीन एल्जीज आ गई थी। ये सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते ब्लू ग्रीन एल्जी। ठीक है, तो 1000 मिलियन ईयर्स एगो क्या हो गया था, फिर 3000 से लेकर के 2500 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, फिर क्या होगा, 2000 मिलियन ईयर्स एगो में O2 रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स एगो फिशेस केम। उसके बाद 450 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट लाइफ ऑन लैंड, पहला जीवन आया था। एंड 2 मिलियन ईयर्स एगो ह्यूमन बींग्स आए थे। 4 ग्लेशियल फेजेस ड्यूरिंग प्लीस्टोसिन इपोक वर आइडेंटिफाइड। प्लीस्टोसिन इपोक में जो 4 ग्लेशियल फेजेस को आइडेंटिफाई किया गया, गूंस, मिंडेल, रिस एंड वूड। ठीक है, इनको याद करना है। इवन क्या होता है, ये सीक्वेंस बता रखा है कि कौन सा पीरियड बड़ा होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनको इनके अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखे। इवन इवन बड़ा होता है। इवन कितने साल का होगा, 1000 मिलियन ईयर्स का एक इवन होता है। उसके बाद आता इरा, जो 200 टू 250 मिलियन ईयर्स का एक इरा होता है। उसके बाद आता पीरियड, जो 40 टू 50 मिलियन ईयर्स का एक होता है। उसके बाद इपोक आता है, तो 10 टू 20 मिलियन ईयर्स का एक होता है। उसके बाद आता एज, जिसको हम युग बोलते हैं, वो 4000 ईयर्स का होता है, 4000 साल का होता है। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग को 2026 में आया हुआ है, कलयुग 25 में। ये पे 2 और साल रह रहे हैं। काली एज मतलब कली युग, कली का युग है ये। ठीक है, 4800 मिलियन ईयर्स एगो। फिर 4000 मिलियन ईयर्स एगो हेडन इरा, हेडन इयोन है, इयोन की बात कर रहे हैं, हेडन इयोन। 4000 मिलियन ईयर्स एगो, 2500 मिलियन ईयर्स एगो आर्कियन इयोन। 2500 मिलियन ईयर्स एगो 570 मिलियन ईयर प्रोटोजेरोजोइक। ठीक है, प्रोटेरोजोइक इयोन है ये। 570 मिलियन ईयर्स एगो प्रेजेंट से आज तक का जो है उसको फेनिरोजोइक इयोन बोला जाता है। फेनिरोजोइक इयोन को हम पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक में पीरियड में बांट सकते हैं। इसका पेलियोजोइक का जो टाइम है 250 टू 570 मिलियन ईयर्स, 245 टू 570 मिलियन ईयर्स एगो। मेसोजोइक है 65 टू 245 मिलियन ईयर्स एगो। और जो सेनोजोइक है, जो आज के टाइम से लेकर के 65 मिलियन ईयर्स एगो तक है। ठीक है, इन अगस्त 2018, अगस्त 2018 में हेलोसीन इपोक वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में हेलोसीन इपोक को बांटा गया। फर्स्ट है ग्रीनलैंडियन, 11700 से 8400 साल तक इसमें बांट दिया। नॉर्थ ग्रेपियन 8400 से 4200 साल तक। और मेघालयन पीरियड 4200 साल से प्रेजेंट तक, मतलब हम मेघालयन पीरियड में हैं। मावला केव इन मेघालय, ये जो मेघालयन पीरियड है इसका नाम इसलिए रखा गया है हेलोसिन को, जिसके बेस पर बांटा गया है मेघालयन पीरियड में। एक केव मिली है, मोवला केव्स, मेघालय में मिली है वो, उसमें इसके सबूत मिले हैं पीरियड के। ठीक है, कि ये वो पीरियड था इस टाइम से इस टाइम से, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हेलोसिन इपोक को, ये देखा गया है। अगस्त 2018 हेलोसिन, ग्रीनलैंडियन, नॉर्थ ग्रेपियन, मेघालयन, ये मैंने लिखा हुआ वही मावला केव्स। और ये जो 11th क्लास के एनसीईआरटी से मैंने नोट्स में चिपकाया हुआ, ये प्रेजेंट है, ये हो गया। फेनिरोजोइक ये पीरियड है। फेनिरोजोइक को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट सेनोजोइक है, दूसरा पार्ट मेसोजोइक है, तीसरा पार्ट पेलियोजोइक है। यू कैन सी सेनोजोइक, मेसोजोइक, ठीक है, पेलियोजोइक, ये फेनोजोइक पीरियड हो गया। इसके बाद 570 मिलियन ईयर्स अगो प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, हेडन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्टार, सुपरनोवा, बिग बैंग। बिग बैंग 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ सन। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ ये पढ़ा है, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, नोट्स आपके पास अवेलेबल है। मॉडर्न मैन कब आया था, हेलोसिन एज में आया था।
प्रेजेंट फेज ऑफ इवोल्यूशन इज हेलोसीन। हमने हिस्ट्री में भी किया था ये। इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के इंटीरियर के बारे में देखेंगे अब। डीपेस्ट ड्रिल की गई 12 किलोमीटर की, रशिया में एक जगह है, ठीक है, आर्कटिक ओशन के एरिया में आती है वो, ठीक है। तो 12 किलोमीटर तक की वो ड्रिल गई, इसके बाद वो पिघल गई, ठीक है। और ये अर्थ है, अर्थ की जो रेडियस है वो 6378 किलोमीटर रेडियस, ठीक है। अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता चला हमें, ठीक है। सोर्सेज क्या क्या हैं, डायरेक्ट सोर्सेज कौन से, इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन से हैं। डायरेक्ट सोर्सेज में डीप ओशन ड्रिलिंग 12 किलोमीटर की गई, वोल्केनिक इरप्शंस, ये डायरेक्ट सोर्सेज हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या, डेंसिटी स्टडीज, डेंसिटी की स्टडी की गई। एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये एवरेज डेंसिटी है। वॉल्यूम प्लस मास, इनको दोनों को मिलाकर के डेंसिटी बनती है। नियर सरफेस, सरफेस के बिल्कुल नजदीक अगर हम डेंसिटी देखें तो 2.723 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। लेकिन सेंटर में अगर हम जाएं, पृथ्वी के सेंटर में, तो 13 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी डेंसिटी है अर्थ की। इनडायरेक्ट सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टडीज की गई। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जब हम 32 मीटर डेप्थ पर जाते हैं। नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। कोर का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम कोर का टेम्परेचर, अर्थ की कोर का। सीज्मिक स्टडीज है इनडायरेक्ट सोर्सेज में। मिट्योराइट्स हैं, मिट्योराइट्स की जो कोर है वो नाइफ से बनी हुई है, निकल और लोहे से, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, ये इनडायरेक्ट सोर्सेज हो गए। केमिकल डिविजन्स कैसे किया गया है अर्थ के इंटीरियर का। केमिकल डिवीजन में जैसे पहले क्रस्ट आती है, क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल में 68% मास है, फिर कोर, ठीक है। देखो अब क्या है, ये क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट जो होगी ये ओशियनिक क्रस्ट होगी, ठीक है। और ये क्या होगी, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है 35 से लेकर के 50 किलोमीटर तक, इतने एरिया तक धरती के अगर नीचे हम जाएं। फिर आ गया मेंटल का पार्ट, ये है मेंटल, ठीक है, 83% है। मेंटल क्या होगी, ये 200 तक तो ये होगी, ठीक है। ये 200 किलोमीटर तक तो ये होगी, 200 किलोमीटर या 30 to 50, वैसे 200 किलोमीटर है कई कई सोर्सेज में। उसके आगे 2888 किलोमीटर तक मेंटल होगी। मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। उसके बाद आ गई कोर, कोर को भी आउटर कोर और इनर कोर में क्या किया गया है, बांटा गया। आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, ठीक है, और लिक्विड जो है उसके बाद क्या होगी, इनर कोर होगी। अब इसमें है ना कई पार्ट को उसमें लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर में भी बांट रखा है, ठीक है। वो आगे बताऊंगा मैं कि एस्थेनोस्फेयर में कुछ पार्ट तो मेंटल भी है और कुछ पार्ट कोर भी है, ठीक है। ये इसका केमिकल डिवीजन कर रखा है, ठीक है। अब इसमें देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट को भी डिवाइड कर रखा है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। और ये क्या है, ये ओशियंस है, और ये नीचे वाली क्या होगी, ये भी ओशियनिक क्रस्ट होगी। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में देखो क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है सियाल से बनी हुई है। सियाल का मतलब हो गया सिलिका एंड एल्यूमिनियम। क्रस्ट जो बनी हुई है वो सिलिका से ही, ओनली सिलिका, क्रस्ट में क्या है, सिलिका है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और कोर क्या है, कोर नाइफ से बनी हुई है। नाइफ का मतलब निकल एंड फेरस, 13 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी है। ओशियनिक क्रस्ट जो है वो सीमा से बनी हुई है, मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम इससे बनी हुई है, ठीक है। और ये क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये थिक है। थिक का मतलब 35 से लेकर के 50 किलोमीटर तक है। ये ओशियनिक क्रस्ट क्या है, थिन, पतली है, 5 से लेकर के 10 किलोमीटर तक इसके ये वो है मोटाई। ब्राइट एंड लाइट इन कलर, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ब्राइट है और कलर में क्या है, लाइट है। लेकिन ओशियनिक क्रस्ट क्या, डार्कर है, लाइटर है। ये 2 to 7 ग्राम, ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी है। और ये काफ़ी ज़्यादा डेंसर है, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी है। ये ओल्डर है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ओल्डर, और यंगर है ये ओशियनिक क्रस्ट। यंगर क्यों है, हमने उसमें पढ़ा था 11th की एनसीईआरटी में, यंगर क्यों है ये। मिड ओशियनिक रिजेस जो हम देख रहे हैं वहां से क्या होता है, वहां से जो रिज बढ़ती रहती है, फैलती रहती है ओशियनिक क्रस्ट, इस वजह से क्या है, ये यंगर है। रिच इन एल्यूमिनियम एंड सोडियम, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है एल्यूमिनियम और सोडियम से क्या है, रिच है। लेकिन ओशियनिक जो क्रस्ट है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम से क्या है, ये रिच है,
समझ गए? अभी देखो फिजिकल डिवीजन अर्थ के इंटीरियर का, वो तो केमिकल डिवीजन था जिसमें क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गई। ये क्या हो गया था? वो केमिकल डिवीजन था। अब हम देखेंगे फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन में देखो लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर है 100 किलोमीटर तक, सरफेस से लेकर के धरती के अगर नीचे तक जाएं 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर है। इसमें क्या क्या शामिल है? लिथोस्फीयर में क्रस्ट, पूरी क्रस्ट आ गई। अपर मेंटल, मेंटल अपर मेंटल का थोड़ा सा पार्ट आ गया, सम पार्ट। इनको दोनों को मिलाकर के लिथोस्फीयर बनता है। हार्ड इन नेचर, नेचर में हार्ड है, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर, ये देखो यहाँ पर भी देख सकते हो एस्थेनोस्फीयर 100 to 400 किलोमीटर, ये एस्थेनोस्फीयर होगा। दिस इज एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर में क्या किया? अपर मेंटल, सम पार्ट। अपर मेंटल का कुछ पार्ट है एस्थेनोस्फीयर में, ठीक है। सेमी हार्ड एंड सेमी सॉफ्ट, ये कुछ कुछ हार्ड और कुछ कुछ सॉफ्ट भी है। 100 से लेकर के 400 तक, और 400 से लेकर के 2888 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर आ गया, ठीक है। ये मेसोस्फीयर है। मेसोस्फीयर में क्या? अपर मेंटल, अपर मेंटल का बचा हुआ पार्ट जो एस्थेनोस्फीयर में शामिल नहीं है वो, प्लस लोअर मेंटल एंटायर, पूरी लोअर मेंटल आ गई इसमें मेसोस्फीयर में, ठीक है। इसमें बेरिस्फीयर आ गया। बेरिस्फीयर में क्या आता है? एंटायर कोर, ये बेरिस्फीयर है, एंटायर कोर। लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर, हार्ड क्रस्ट, ये मैंने वही बात लिख रखी है जो वहां लिख रखी है। केमिकल डिवीजन को देखेंगे वो। क्रस्ट, क्रस्ट क्या है? इट इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी की अपरमोस्ट लेयर है, विच इज लाइटर इन डेंसिटी, जो डेंसिटी में लाइटर है, एंड मेनली मेड अप ऑफ सिलिका, और मुख्य रूप से सिलिका की बनी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट, यह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट से मिलकर के बनी हुई है। डिफरेंस हमने देख लिया साइड पेज पे। मेंटल क्या है? इट इज ए सॉलिड लेयर। मेंटल एक सॉलिड लेयर है, डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, जो दो पार्ट में डिवाइड की गई, अपर मेंटल में, लोअर मेंटल में, विद इंक्रीज इन डेंसिटी टुवर्ड्स द लोअर लेयर्स, जिसकी डेंसिटी नीचे की लेयर की तरफ बढ़ती चली जाती है। द कंपोजिशन वुड बी इंक्रीजिंग इन मैग्नीशियम, जो इसका कंपोजिशन होगा वो भी बढ़ रहा होगा मैग्नीशियम कंटेंट में विद डेप्थ, मतलब जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं तो मैग्नीशियम की कंटेंट भी जो है वो बढ़ती चली जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ 83% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड 68% ऑफ मास। जो मेंटल है इसमें, जो धरती की टोटल वॉल्यूम है वो 83% है, और जो मास है धरती का वो टोटल 68% इसमें मेंटल में आता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा बताओ? हाँ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, बस आ गया इसमें, सारा आ गया इसमें कोर भी आ गई, इसमें मेंटल भी आ गई, इसमें क्रस्ट भी आ गई, इसमें सारा सब क्यों में आ लिया। इंटीरियर में तो उन्होंने भी आ लिया, आड़ अगर नलका ला दिया तो पानी कितना लगेगा, इंटीरियर में आ लिया, वो बोल दिया तो वो आएगा लिया वो। ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट थिन होती है। डिफरेंस बताओ इन ओशियनिक क्रस्ट में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में? हाँ ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट थिन होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 से 50 किलोमीटर तक है, और ओशियनिक क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर तक थिन होती है। डेंसिटी इसकी ओशियनिक करंट ही ज्यादा है। ज़्यादा, कितनी? 3 ग्राम, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। और और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ब्राइट एंड लाइट इन कलर, और ओशियनिक क्रस्ट डार्क है। जो क्रस्ट है वो सिलिका से बनी हुई है। सिलिका और सियाल, सियाल सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, और ओशियनिक क्रस्ट सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चले जाते हैं तो क्या होगा? मैग्नीशियम कंटेंट बढ़ती चली जाती है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और बताओ क्या क्या पढ़ा हमने? फिर इनके केमिकल डिवीजन को देखा, हमने इनके फिजिकल डिवीजन को देखा है, और इसके फिजिकल डिवीजन में लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बेरिस्फीयर हमने देखा। बेरिस्फीयर में क्या आता है? एंटायर कोर, ठीक है, तो ध्यान रखा करो क्लास में। आगे देखो कोर क्या है? इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की इनर मोस्ट लेयर है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइफ, जिसको नाइफ लेयर भी बोला जाता है। ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ निकल एंड आयरन,
क्योंकि ये हाई परसेंटेज ऑफ निकल और आयरन से मिलकर के बनी हुई है। निकल का Na ले लिया और आयरन जिसका साइंस में फेरस बोलते हैं तो उसका Fe ले रखा है। ठीक है, विद डेंसिटी रीचिंग अप टू 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसकी डेंसिटी जो है पर क्यूबिक सेंटीमीटर 13 ग्राम तक पहुंच जाती है। इसकी इतनी ज्यादा डेंसिटी है। ये कोर है। कोर इज डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड इनर कोर। कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आउटर कोर और इनर कोर में, विद आउटर कोर बीइंग लिक्विड, जिसमें आउटर कोर जो है वो ज्यादा लिक्विड है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, रॉक्स के मेल्टिंग होने से। एंड इनर कोर इज सॉलिड, इनर कोर जो है वो सॉलिड है ड्यू टू या एज हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉक्स, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर है वो रॉक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एनी क्वेश्चन? फिजिकल डिवीजन को देखो। अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने केमिकल डिवीजन पढ़ा है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर को भी वैसे ही अपर कोर एंड लोअर कोर। ठीक है, और जो क्रस्ट है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये हमने क्या देख लिया? केमिकल डिवीजन को देख लिया। फिजिकल डिवीजन देखेंगे हम। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर किससे? क्रस्ट से और अपर मेंटल से मिलकर के बनी हुई है। इट इज ए सॉलिड लेयर, ये सॉलिड लेयर है, मेड अप ऑफ क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। मतलब अपर मेंटल का अपर पार्ट, मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो अपर पार्ट अपर मेंटल का मतलब उस ऊपर वाले पार्ट का भी छोटा सा हिस्सा। ठीक है, ये क्या हो गया? क्रस्ट को अपर पार्ट अपर मेंटल को लेकर के मिला करके बनी हुई लिथोस्फेयर। इट्स थिकनेस इज अप टू 100 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? 100 किलोमीटर तक है। ये आ गई लिथोस्फेयर। इसके बाद आता है एस्थेनोस्फेयर। इट इज प्लास्टिक इन नेचर, नेचर की उसमें ये प्लास्टिक की तरह है, मतलब सेमी सॉलिड है और सेमी लिक्विड है। ठीक है, विद लो विस्कोसिटी, जिसकी विस्कोसिटी क्या है? बिल्कुल लो है। बिल्कुल लो विस्कोसिटी होने का मतलब ये फैल नहीं सकती, तरल की तरह। ठीक है, बहुत गाढ़ी है ये। ठीक है, विद डेप्थ बिटवीन 100 टू 400 किलोमीटर, जिसकी जो गहराई है वो लगभग 100 से 400 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर की। इट इज कॉल्ड एज लो विस्कोसिटी जोन। इसको लो विस्कोसिटी जोन बोला जाता है बिकॉज ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, क्योंकि इस एरिया में आकर के अर्थक्वेक वेव्स क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, इसलिए इनको लो विस्कोसिटी जोन बोला जाता है। इन दिस जोन, दिस इज आल्सो ए सरफेस सोर्स ऑफ मैग्मा। यह मैग्मा का भी एक सोर्स है, मैग्मा का भी ये स्रोत है। विच रीजेज अप टू द सरफेस थ्रो वोल्केनोज, जो मैग्मा सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी के दौरान पहुंचता है, ज्वालामुखी की प्रक्रिया के दौरान। इसके बाद आ गया मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ मेंटल। रेस्ट पार्ट ऑफ मेंटल जो बच गया वो मेसोस्फेयर में आता है। 400 से लेकर के 2888 किलोमीटर तक है ये। और इसके आगे बेरिस्फेयर है। बेरिस्फेयर में एंटायर आउटर कोर एंड इनर कोर शामिल है, पूरी कोर होगी उसमें। ठीक है, मेजर एलिमेंट ये पूछा गया है क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कि मेजर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में मेजर एलिमेंट कौन से हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी अर्थ की क्रस्ट में? 46.60%। सिलिकॉन 27 टू 72% हो गई। एल्यूमिनियम 8.13, आयरन 5% हो गया, कैल्शियम 3.63% हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें शुरू के 5 याद रखने, ये नहीं याद रखने, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल क्या? ओवरऑल क्या? आयरन 30% है। ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन 30% है, सिलिकॉन 15% है, मैग्नीशियम 13% है, निकल सल्फर नॉट इंपॉर्टेंट, ये बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन चार को याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आयरन 35% है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज को देखो। इट इज ए ट्रांजिशन जोन, ये एक बदलाव का जोन है, ट्रांजिशन जोन है। इन द एंटायर इंटीरियर, पूरी की पूरी एंटायर इंटीरियर में बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स के बीच में है ये जोन ऑफ डिफरिंग फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स, जिनकी अलग अलग फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग लेयर्स की। और उन लेयर्स में क्या है? ये डिसकंटिन्यूटीज हैं, ट्रांजिशन जोन है। इस ट्रांजिशन जोन को डिसकंटिन्यूटीज बोला जाता है। इफ यू डिग डीप इनटू द अर्थ, यदि हम पृथ्वी में और ज्यादा गहराई तक डीप खोदते चले जाएं, डिग करते चले, वी फाइंड 5 डिफरेंट डिसकंटिन्यूज। हम 5 अलग अलग प्रकार की डिसकंटिन्यूज को पाते हैं। कौन सी? तो कॉनराड विद इन द क्रस्ट इन सेल्फ, ये तो क्रस्ट के अंदर ही है कॉनराड। मोहो या मोहरोविक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मोहरोविसिक। ठीक है, बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में आ गई दूसरी कंटिन्यूटी। रिपेटी बिटवीन द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, तीसरी कंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग बिटवीन द लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, ये गुटेनबर्ग होगी। लेमैन बिटवीन द आउटर कोर एंड इनर कोर। ये 5 प्रकार की कंटिन्यूटी है। कौन सी कंटिन्यूटी है बताओ?
कॉनराड, मोहो, मोहो, रिपेटी, रेपेटी गुटेनबर्ग, और लेमन। लेमैन। समझ गई? ठीक है, ये 5 प्रकार की होती है। एनी क्वेश्चन? रॉक्स का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, वीडियो क्लास ज़्यादा लंबी चलेगी तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे।